नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष कला प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हम पढ़ रहे हैं सिकंदर लोदी लोदी वंश के अंतर्गत 1489 1489 से लेकर 1517 तक उन्होंने राज किया। लोदी वंश के द्वितीय शासक थे और यह भी माना जाता है कि लोदी वंश के सबसे सफलतम शासक रहे हैं। बहलोल ने अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वह एक सोनारिन का पुत्र था, इसलिए तत्कालीन उलेमा और अमीर वर्ग ने उसको अपनाया नहीं, और उसके बाद में महम सिकंदर लोदी इस गद्दी पर बैठा। अपने पिता के पुत्रों में से वह योग्यतम था, यह समझा था, और उसने अब शक्ति से अफगानों को जो एक विद्रोह थे या अफगानों की जो कुभावनाएं थी उनको दबाने का सबसे पहले काम किया, और उसका पहला जो उद्देश्य था वही था कि विरोधियों को वह समाप्त करे। उसने अपने चाचा आलम खां को भी, जो एक राजधानी में रहता था, उसको वहाँ से छोड़ने के लिए प्रयास किया। उसने अपने बड़े भाई तथा जौनपुर के शासक बर्बक शासक ने केवल उसकी अधीनता को मानने के लिए विश किया, बल्कि उसको ये भी कहा कि जौनपुर को है वो लोधी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जौनपुर के हिंदू जमींदार जुग्गा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को भी उसने दबाया, और बिहार में हुसैन शाह शर्की का जो रहता है साम्राज्य के रहता है उसको भी उसको दबाकर बंगाल और बिहार को अपने अधीन किया। यानी जौनपुर का बात करें चाहे या अब आलम खां की बात करें या अफगान सरदारों की बात करें, इन सभी सरदारों को उन्होंने अपने उसमें दबा करके और ये कार्य किया। बर्बक शाह को पकड़कर उनको मौत के घाट दिया और उसको कारागार में डाल दिया, और जौनपुर पे एक नवीन सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। जौनपुर के विद्रोह ने सिकंदर को बिहार जीतने का अवसर प्रदान कर दिया, क्योंकि ठीक उसके बाद में वे बिहार का थी वो थी, इसलिए अब वह बिहार की तरफ और बंगाल की तरफ बढ़ा, जिसमें हुसैन शाह शर्की के साथ में उनका पराजय उनका संघर्ष हुआ और हुआ। वहीं से सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। खुशहाल शाह ने बंगाल भाग जाने से दिल्ली की सेना ने बंगाल की सीमा तक पीछा किया। बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह बिहार पर अधिकार कर रहा था, जो पसंद नहीं था सिकंदर लोदी को, और धीरे धीरे ये बिहार, बंगाल, तिरहुत, जौनपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र सिकंदर लोदी के में गए। बिना किसी युद्ध के दोनों पक्षों में एक समझौता भी हुआ। सिकंदर की राज्यों की सीमाएं मान ली गई, और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने वादा किया कि दिल्ली के सुल्तानों के शत्रुओं के साथ वह कभी भी नहीं करेगा। मालवा के इसी समय में मालवा जो था बहुत पैसे वाला था, और मालवा के आंतरिक संघर्ष चल रहा था। सिकंदर ने उस राज्य पर हस्तक्षेप किया और वहाँ पर समझौता कराया, और चंदेरी तो अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन मालवा को कुछ भागों को अपने अधीन कर दिया। ठीक इसी प्रकार राजपूत राज्यों के साथ में अगर बात करें हम, तो धौलपुर और उदयगिरी, नरवर, नागौर और आदि से सफलता प्राप्त की, परंतु अगर समय समय पर ग्वालियर के राजा को परास्त करके उसने राजस्व वसूल करने का भी किया, और ग्वालियर को कई दृष्टि से आंतरिक रूप से छोड़ दिया। सिकंदर लोदी की एक मुख्य, अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की उसकी घटनाक्रम की, तो एक मुख्य विशेषता ये भी मानी जाती है कि उसने जागीरदारों को दबाने की कोशिश की और आय व्यय का विवरण देने के लिए कर दिया। ये उसका सबसे बड़ा था कि एक प्रशासन के साथ में एक राजनीतिक दृष्टिकोण को उसने पूरी तरह कर दिया। हम देखते हैं कि पहले तो बहलोल के समय में जो संप्रभुता या समानता का सिद्धांत था, जिसके कारण अफगान सैनिक बहुत अधिक प्रबल हो रहे थे, उन सैनिकों को उसने परास्त किया, दबाया, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसने राजस्व की और प्रशासन की तरफ बढ़ा। उसने जागीर जो आदेश प्राप्त करने के लिए उसके अमीर अपने स्थान से छेड़छाड़ करते थे, और पैदल आते थे और सम्राट या सुल्तान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते थे। उसने ऐसे नियम बनाए कि जो उसे तोड़ता था उसको कठोर दंड दिया जाए, अर्थात ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए भी उसने पूरा किया। यहाँ तक कि सरदारों के निवास स्थानों में शाही गुप्तचर संवाददाता नियुक्त किए भी गए, जो सुल्तान को प्रतिदिन सूचना देते थे। गुप्तचर विभाग इतना श्रेष्ठ था कि वे जनसाधारण पर विश्वास करता था, और जनसाधारण को ये विश्वास करता था कि सुल्तान जो है वो विशेष रूप से बनाया गया है, और सुल्तान की जो एक उसको किस तरीके से एक जादू टोना या अंधविश्वास के रूप में लेते थे कि सुल्तान ये सारा कार्य करता है, और उसको भगवान या ईश्वर जो है अल्लाह उसको सूचनाएं देता है। सिकंदर जो था अत्यधिक परिश्रमी था, उदार था, और कहते हैं कि मध्य रात्रि तक उसके दरबार खुले रहते थे और फरमाइशी आते थे, और उसके न्यायालयों में उसके प्रति जो न्याय विभाग के अधिकारी थे वो
देर रात तक रहते थे। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सिकंदर लोदी थोड़ा असहिष्णु था और ऐसा माना जाता है कि उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रोत्साहन भी किया। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उनके समय में हिंदू मुस्लिम एकता हुई, लेकिन इतिहासकारों का जब विश्लेषण सामने आता है तो वो इस बात को नहीं मानते कि इसका प्रभाव सिकंदर लोदी का व्यक्तित्व था। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की गूंज उठ चुकी थी। संभवतः ये उसका परिणाम था, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ना, मूर्तियों को खंडित करना और उनके साथ में अलग बनाना, ये जो है समानांतर मस्जिद खड़ी करना, ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं सिकंदर लोदी के लिए। 21 नवंबर 1570 को उसको मुक्ति हो गई और माना भी जाता है कि उसने 1516 में या 17 तक, अगस्त 17 तक पूर्ण करके आगरा नगर की स्थापना की थी। अतः इस प्रकार हम व्यक्तिगत रूप से एक श्रेष्ठतम शासक और सेनानायक और प्रशासक के रूप में, लोदी वंश के सबसे शासक के रूप में उसको याद कर सकते हैं, जिसका इतना लंबा शासनकाल भी रहा। लगभग 28 साल उसने शासन किया, लेकिन उसकी धार्मिक असहिष्णुता के लिए भी वह याद किया जाएगा। इस प्रकार सिकंदर लोदी को हम इस आशय में याद कर सकते हैं कि उसने राजस्व करना और अफगानों के जो सूबेदार थे उस पर नियंत्रण करने का पूर्ण प्रयास किया, जिसका लाभ आगे चलकर इब्राहिम लोदी को मिला। धन्यवाद।